ठीक है। हम्म। ये डिसाइड नहीं कर पाए पहले की चर्चा में, ज्ञान और इंद्रिय का संयुक्त रूप में मानव, ये डिसाइड नहीं कर पाए। अभी अपने को जो सहअस्तित्व का अध्ययन होने में, सहअस्तित्व अध्ययन में आने से ये सुगम हो गया। ज्ञान और इंद्रियों के साथ ही मानव संज्ञा है। मैंने ये ज्ञान का जो धारक वाहक है जीवन है। जीवंत शरीर होने के फलस्वरूप इंद्रिय व्यापार है। जीवन शरीर को जीवंत बनाता है, फलस्वरूप इंद्रिय व्यापार होता है। इंद्रिय व्यापार होने से इंद्रिय ज्ञान गोचर और इंद्रिय गोचर, इंद्रियों का व्यापार होने लगता है। इंद्रियों से कुछ पहचान होना लगता है। किसको होता है? जीवन को होता है। अपन क्या मान रहे हैं? इंद्रियों को होता है। इंद्रियों के द्वारा भी कुछ संकेत जीवन को मिलता है। सीधा इंद्रिय के बिना ही जीवन को ज्ञान विधि से संकेत मिलती है। ज्ञान का प्रसारण विधि जीवन में समाहित है। इंद्रिय गोचर होने के लिए भी ज्ञान का प्रसारण चाहिए, और ज्ञान गोचर होने के लिए भी ज्ञान का प्रसारण चाहिए। बताइए, ज्ञान का प्रसारण जीवन में ही होती है और किसी में होता है। अब हमको अपने बुजुर्ग लोग यही बताया, ईश्वर ज्ञान का स्वरूप, ठीक है ना। ईश्वर ज्ञान का स्वरूप यदि है भी, इसको बाद में परिशीलन करेंगे। ईश्वर ज्ञान का स्वरूप है, इसको पहचानने वाला जीवन है। जीवन में ही ईश्वरीय ज्ञान का भी जो बात, ईश्वर जो ज्ञान है मानते हैं, ईश्वरीय ज्ञान भी, ज्ञान का धारक वाहक भी जीवन है। ईश्वरीय ज्ञान को ही हम ज्ञान मान लिया जाए, क्या तकलीफ? ईश्वर को सत्य माना गया, सत्य ही ज्ञान है माना गया। ज्ञान सत्य को ज्ञान स्वरूप में जीवन माने पूरा का पूरा प्रमाणित करता है। इसमें किसको क्या तकलीफ? इस ढंग से ज्ञान संपन्नता जीवन में है, ये बात को स्वीकारा जा सकता। वैसे ज्ञान इंद्रिय के द्वारा भी कुछ संकेतों को ग्रहण करता है। उसमें अपन क्या अभी तक रीड किए हैं? इंद्रियों में ज्ञान है। जीवन को ना पहचानने के आधार पर अपन मानते हैं इंद्रियों में ज्ञान, और इंद्रियों में ज्ञान होने के लिए फिर शोध हुई है। ये सब ज्ञान का केंद्र है मेधस, ब्रेन, ठीक है ना। पहले हृदय को लाया, उसके बाद मेधस को लाया। और मेधस भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान का धारक वाहक नहीं है, ना हृदय, ये कोई धारक वाहक नहीं है। धारक वाहक ज्ञान का केवल जीवन है। जीवन में जीवन ही ज्ञान संपन्न होता है या भ्रमित रहता। भ्रमित रहने का क्या आधार हुए? इंद्रिय मानना। कौन मानता? जीवन है मानता। मानने वाला कौन है? जीवन के अलावा कोई चीज है? जीव शरीर को जीवन मानने के आधार पर मानव भ्रमित होता है। जीवन और शरीर का स्पष्ट ज्ञान होने से ज्ञान भी समझ में आता है और शरीर भी समझ में आता है। शरीर में जो इंद्रिय व्यापार होता है, उसका भी दृष्टा जीवन होता है। और ज्ञान से जो पहचान होता है ना, ज्ञानगम्य होने वाले जितने भी मुद्दा है, उसका भी दृष्टा जीवन। इन दोनों का दृष्टा होने से जीवन, तब वह जागृत हुआ। जागृत होने से क्या हुआ? ज्ञान मूलक विधि से जीने की अभ्यास किया।
ज्ञान तृप्ति क्या चीज है? जीवन मूल्य, सुख शांति संतोष आनंद प्रमाणित। उसके लिए अपन क्या कर दिए, ये स्पष्ट हो गए, यहाँ तक स्पष्ट हो गए। उसके लिए अपन क्या प्रोजेक्ट में किया, मानव लक्ष्य पूरा होने से जीवन लक्ष्य प्रमाणित हो। दूसरा भी कह सकते हैं, जीवन लक्ष्य यदि प्रमाणित होती है, मानव लक्ष्य पूरा होता है। दोनों ढंग से इसको कसौटी में ला सकते हैं, जांच सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। उसमें से अपन पूरा का पूरा मानव लक्ष्य के बारे में एश्योरेंस दिला दिया। अभी मानव भ्रम से जागृति की ओर गतित होना है, इसीलिए यहाँ तक अपन प्रकट किया है कि जो मानव लक्ष्य पूरा होने से जीवन लक्ष्य पूरा होता है। मानव लक्ष्य के बारे में स्पष्ट किया है 4 भाग, जीवन लक्ष्य के बारे में 4 भाग स्पष्ट किया। ठीक है, तो इंद्रिय गोचर विधि से हम इंद्रिय गोचर ज्ञान गोचर संयुक्त विधि से हम मानव लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। क्या बात हो गई? इंद्रिय गोचर ज्ञान गोचर विधि से हम मानव लक्ष्य को, क्योंकि पहले अपन सुखी होने के लिए निश्चय करते हैं। सुख के लिए जो स्वरूप है समाधान आती है, समाधान इंद्रिय गोचर नहीं, इंद्रिय गोचर है, ज्ञान गोचर। ज्ञान समाधान हमको समझ में आता है कि नहीं? आपको, हमको, इनको समाधान समस्या दोनों समझ में आता है कि नहीं आता? आता है। इस विधि से हम ज्ञान गोचर में हम शुरुआत किए ही, शुरुआत से ही हम ज्ञान गोचर विधि से कुछ दूर तक चलते हैं, कुछ दूर तक चल नहीं पाते। यहाँ आ गए, कितना तक चले थे, कितना तक नहीं है। सुख की अपेक्षा सब में थी, यहाँ तक पहुंचे। सुख सबको मिल जाए ये भी आशा थी, किंतु सुख के लिए सुख का जो स्वरूप है कैसा होती है, कैसा हम सर्व मानव में इसको देख पाऊंगा, इसका विधि नहीं थी। अभी अपने पास विधि आ गई, समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर। ऐसा समस्या किसी को चाहिए नहीं, पहले से समस्या को आदमी चाहता है कि नकारता है, नकारता है। ठीक है, समाधान को सकारता है, समाधान से सुखी होता है, समस्या से। इस सुख का आधार हुआ समाधान, और समाधान कहाँ होता है? जीने में, हर मुद्दे में समाधान। ठीक है ना? क्या चीज है समाधान? पूर्णता के अर्थ में बिल्कुल प्रमाण प्रस्तुत करना समाधान। वो कैसा होता है? कुछ कैसा, तो वो सब प्रक्रिया क्या होता है वो उसको बताए, उसको अध्ययन में कराई है कि मनुष्य के पास ज्ञान, ज्ञानावस्था के मानव है, हर व्यक्ति में ज्ञान होता है। ज्ञान अज्ञानी भी अपने को ज्ञानी ही मानता है किसी आयु के बाद। ठीक है, तो ज्ञान 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 का मतलब अपन स्पष्ट 3 विधि से। वो ज्ञान आने के बाद विवेक हुआ, विवेक के बाद विज्ञान हुआ, विज्ञान के बाद सोच विचार हुआ, सोच विचार के आधार पर योजना हुआ, योजना के अनुसार कार्य हुआ, है ना, व्यवहार हुआ, कार्य व्यवहार का फल परिणाम हुआ। वो ज्ञान के अनुरूप हो गया, बराबर समाधान। इससे व्यतिरेक हुआ समस्या। कहो क्या बात हुई? राम सीताराम, क्या हालत? ज्ञान के अनुरूप यदि फल परिणाम हुआ, समझ ले, ये समाधान। ठीक है ना? तो यदि इससे व्यतिरेक हुआ, समस्या हो गई। ठीक है, इस ढंग से हर व्यक्ति अपने कार्य व्यवहार का फल परिणामों को ज्ञान के अनुरूप है या नहीं है, इसको जांच सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा परंपरा बन सकता है। ऐसा परंपरा होने से ही मानव परंपरा अपराध मुक्त होगा, अपना पराया दीवार से मुक्त होगा।
ये यदि नहीं आएगा, कोई समुदाय अपराध परंपरा से मुक्त नहीं हो सकता। कोई भी कुछ भी कर लो, घूम फिर करके समाधान अपराध का गड्ढे में फंसे ही। अभी बताए ना, अपने प्रकाश का छाया में बैठे हैं, ये प्रकाश जो है ना अपराध का परिणाम है। इससे कौन छूटा है अभी बताओ। ठीक है, ऐसा बात सब चल रही है। इसके आधार पर अपने को सोचना पड़ेगा इसके लिए क्या करना। ठीक है ना, उसके लिए भी कुछ सुझाव रखा। इस विधि से हम ये जो ऊर्जा संतुलन के लिए और कुछ उपायों को अपना सकते हैं, ये आ रहा है। उसके बारे में शोध चल रहा है इत्यादि सब व्यापार विधि से चल ही रहे हैं। उपयोगिता विधि से अब शोध करने की जरूरत। क्यों? ठीक बात है ना। उपयोगिता विधि से यदि शोध शुरू होती है, ये लोकव्यापीकरण होगा। लाभ विधि से यदि सोचेगा, लोकव्यापीकरण होगा। तो आदमी का लाभ का कहीं भी अंत नहीं। लाभ कितना होना चाहिए कोई सोच ही नहीं पा रहा है। इसके लिए क्या करें? उसके लिए यही है, हम अपने कम से कम समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के लिए मॉडल बनाए जाए। परिवार ठीक है ना। यदि शुरू होती है, इससे लोक में संसार में भरोसा बनती है। लोग जो है ना, सामान्य व्यक्ति भी अपने को पूरा का पूरा समझदार बनाने की कोशिश करेगा, ऐसा मेरा विश्वास। ठीक है, यहाँ तक ठीक है प्रभु? अभी ये पूरा हुआ? जो आपने पूछा था, हाँ, उसका उत्तर पूरा हुआ? वो स्लिप हो गया बाबा, मैंने जो पूछा था याद नहीं है अभी ठीक हुआ कि नहीं? हाँ, ये जो आपने भी कहा ठीक है। जितना आप पूछा था उसका उत्तर पूरा हुआ कि कम हुआ, ज्यादा हुआ? मुझे प्रश्न याद नहीं है बाबा। याद दिलाओ। सवाल क्या था याद नहीं। स्थिति गति से बात शुरू हुई थी, बात फिर उसमें ज्ञान गोचर वाले स्थिति गति से बात शुरू हुई थी बाबा। स्थिति गति से बात शुरू हुई थी, वहां से आप ले आए। स्थिति गति वहां से शुरू हुई थी बात। स्थिति गति से बात शुरू हुई थी, वहां से ले आए। ठीक, ठीक है ना। पूरी कहानी इतनी है, बहुत ये लगता है। स्थितियां जो है, मनुष्य की स्थिति के बारे में भी बात हुई है। इंद्रिय गोचर ज्ञान गोचर विधि से संपूर्ण है। ज्ञान स्थिति में रहता है, इंद्रिय गोचर विधि से प्रमाण। ये बात तय की। अभी का जो प्रोजेक्ट है उसके उस टाइम से कंप्लीट हो। ठीक है ना। ज्ञान जो है ना, मानव परंपरा में कैसा आता है? इंद्रिय गोचर विधि से आता है। इंद्रिय ना हो, ज्ञान जो है ना, ये एक दूसरे को कम्युनिकेट हो जाए, ऐसा होता है। ठीक बात है, मानव परंपरा में। ठीक है, तो इंद्रिय ना हो, मानव ज्ञान को प्रमाणित कर दिया, ज्ञान को मैंने संप्रेषित कर दिया, अभिव्यक्त कर दिया, प्रकाशित कर दिया, ऐसा होता है। इंद्रिय थ्रू ही ज्ञान प्रकाशित होता है। ठीक है, हर मनुष्य में जीवन क्रियाशील रहता है, तो इंद्रियों से जो झलकी ज्ञान, उसके मूल तक जाने की व्यवस्था बनी हुई है। उसके लिए कल्पनाशीलता पहला प्रयोग होता है। मैंने ज्ञान अपने वस्तु के रूप में साक्षात्कार होता है, फलस्वरूप बोध और अनुभव होता है और प्रमाणित होने की व्यवस्था आती है। इस ढंग से इसका पूरा स्वरूप ठीक हुआ। यहाँ तक ठीक हुआ।
चैतन्यता बहुत सुंदर चीज है। हैं? चैतन्यता बहुत सुंदर चीज है। चैतन्यता बहुत अद्भुत चीज है। वही बात, वही चैतन्य, चैतन्य इकाई का जो महिमा है वही इसमें मुख्य मुद्दा है। वो इसी के आधार पर अपन बात कर रहे हैं, इसी के आधार पर जीवन को भी पहचानने की कोशिश, शास्त्र को पहचानने की कोशिश, मानव को पहचानने की कोशिश, चार अवस्था को पहचानने की कोशिश, जीने की कोशिश। ठीक है ना? इन सब के साथ जीने की कोशिश। वो किस आधार पर? यह सब संतुलित रहने से, नियंत्रित रहने से है। ठीक है ना? ऋतु संतुलन, मानव संतुलित रहने से और अपना पराया का दीवार खत्म। ये जो पूरी जो आपने बात कही है, मतलब देखा जाए तो इसमें सब कुछ है। इसमें आपने वाद भी कहा है, शास्त्र को भी कहा है, और दर्शन को भी प्रस्तुत किया आपने, और इसको अनुभवगामी विधि में मतलब अध्ययन कराने के आशय, मतलब उसमें ये आशय है कि ये दर्शन, वाद और शास्त्र से जो है अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित हो परंपरा में। हाँ नहीं, और जिसको आप अध्ययन करा रहे हैं उसका ध्यान इन वस्तुओं, इन चीजों पर जाए और उसकी भी इन चीजों के प्रति स्वीकृति बने, और इन वस्तुओं पर जब ध्यान जाता है उसको आप मतलब साक्षात्कार में जीवन का साक्षात्कार होना और सहअस्तित्व का साक्षात्कार होना, इस रूप में कहा आपने। तो बेसिकली इसकी सीमा वहीं तक रहती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपने कहा कि मतलब वो अपने आप एक होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ये जो शब्दों के रूप में जो हमको अभी प्राप्त है, ये मतलब साक्षात्कार तक के उपयोगी है। हाँ, क्योंकि उसके बाद आपने मैं जब बोध करूंगा, आपने बोध के बारे में क्या कहा था, ये तो हमको उपलब्ध तो नहीं होगा ना। बोध के बाद होगा ना, हमको जो बोध हुआ, जो वस्तु वही आपको बोध होगा। हाँ हाँ, उसके बारे आपने शब्दों के रूप में हमको जो बताया है वो तो शब्द को हमने जोड़ा है। हाँ हाँ, आपने शब्द को जोड़ा है। मैं ये वस्तु है ही, वस्तु है ही। ठीक है, मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे अभी मतलब ऑपरेटिंग जो लेवल है मेरी, वो एक प्रकार से मतलब जो शब्द है वो स्मृति में रहती है, कभी कभार किसी वस्तु पे ध्यान चले जाता है, ऐसे चल रहा है। ठीक, मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा था कि जब मैं बोध करूंगा तो ये जो मतलब प्रस्ताव शब्दों के रूप में जो उपलब्ध है, ये प्रस्ताव हमको उस मतलब बोध करते समय ये तो उपलब्ध नहीं है, मतलब वो सीधे वस्तु का ही बोध करेगा। ये ठीक तो है। शब्द जो है ना छूट जाता है, ड्रॉप हो जाता है, वस्तु बोध होता है। शब्द के अर्थ में वस्तु इंगित होती है। कल्पनाशीलता जो कल्पनाशीलता से साकारता तक कल्पनाशीलता की सहयोग रहता है। कल्पनाशीलता से साक्षात्कार तक पहुंचने के बाद शब्द और कल्पना दोनों ड्रॉप हो गई, वस्तु रह गई। वस्तु का अनुभव होना स्वाभाविक। वस्तु का अनुभव होने की स्थिति में हम प्रमाणित हो जाते हैं। प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए स्वाभाविक है, वो होता ही है। जो अपना पास जो रहता है उसी को तो आवंटित करते हैं। ठीक है ना? जो जिसके पास रहता है उसी को वह आवंटित किया करता है। ये सिद्धांत है ना।
क्या जुगाड़? मूंगफली है। हाँ, ठीक। थोड़ा सा इनके साथ इनको खाने पीने की कुछ जो प्रोत्साहित करना पड़ता है, ज्यादा मनौती करना पड़ता है ना। खाने पीने में अपने सिस्टम में जुड़ी रहती है कि मनौती करना पड़ता है? यहाँ पर तो नहीं करना पड़ता बाबा, वहाँ बैंक। अभी अभी लगाए हैं ना अभी कैसेट? हाँ बाबा है बाबा, सवा घंटा है और बोलो अभी 15 मिनट हुए हैं। बस ये इसको पूरा किया जाए। हाँ बाबा। ये जो मतलब अर्थ समझने की जो बात है, इसमें आपने ये भी कहा है कि रूप, गुण, स्वभाव और धर्म समझ में आता है। फिर अभी बात हुई कि जीवन का साक्षात्कार होता है और सहअस्तित्व का साक्षात्कार होता है, तो ये कैसे बैठता है साथ में? ये रूप गुण स्वभाव धर्म के बारे में पूछ रहे हो। ये बात पहले हो चुकी है। जो रूप और गुण इंद्रिय गोचर है, रूप का तो पूरा रूप इंद्रिय गोचर है ही है। गुणों में जो है ना विषम और सम, ये दोनों इंद्रिय गोचर है, ठीक है ना। मध्यस्थ ज्ञान गोचर है, ठीक बात है। होना रहना ज्ञान गोचर है, ठीक है ना। होना रहना मध्यस्थ है, ठीक है। इस ढंग से हम गुणों में सम को हम ज्ञान इंद्रिय गोचर रूप में देख पाते हैं, ठीक है। और इंद्रिय गोचर में ज्ञान गोचर समाई रहती है। क्या बात? ज्ञान गोचर में इंद्रिय गोचर समाई रहती है। ज्ञान गोचर में इंद्रिय गोचर समाई रहती है। इसके आधार पर हम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भी कुछ सूचनाओं को ज्ञान ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। इस ढंग से जो इसमें रूप को तो इंद्रिय गोचर इंद्रियों के द्वारा जीवन पहचानता है, ठीक है ना। और गुणों में से सम और विषम, इन दोनों को इंद्रिय गोचर और ज्ञान गोचर होना पाया जाता है। और मध्यस्थ विधि से होने रहने को ज्ञान गोचर विधि से पहचाना जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद केवल ज्ञान गोचर विधि में स्वभाव और धर्म आते, स्वभाव और धर्म केवल ज्ञान गोचर में ही आते, ऐसा लिखा है, ठीक है। ये ठीक है, इसमें कुछ व्यतिरिक्त है नहीं। इस ढंग से ज्ञान गोचर विधि से स्वभाव और धर्म को समझने की पश्चात विकाई का संपूर्णता के बारे में हमारा स्वीकृति हो जाता है। किस विधि से? पूरकता उपयोगिता विधि से। पूरकता उपयोगिता विधि से सबके साथ कैसा काम कर रहा है वो स्वीकार होता है। हर व्यक्ति को स्वीकार, वस्तु को स्वीकार करते समय में ये पाते हैं हम उपयोगिता पूरकता रहता है। उसके साथ इकाई धन, उसका वातावरण बराबर इकाई संपूर्णता का ज्ञान होता है। संपूर्णता का ज्ञान के साथ ये उसका उपयोगिता प्रयोजनीयता सब स्पष्ट हो जाता है। इस ढंग से सहअस्तित्व में जीने की सूत्र बनता है, यह न बनता है। उपयोगिता विधि से न जुड़ करके हम सहअस्तित्व में जी पाते हैं, ठीक है। अभी तक उपयोगिता विधि से हम वस्तुओं को सोचा ही नहीं, पूरकता विधि से सोचा ही नहीं। इन दोनों विधि को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है मानव परंपरा में।
हर वस्तु में पूरकता उपयोगिता होता है। ठीक है, इस ढंग से सह अस्तित्व में जीने की बात आती है। ठीक बात है ना? उपयोगिता में स्थिति गति क्या है बाबा? अभी कहाँ से शुरू किया, याद है? हाँ, कहाँ से शुरू किया? रूप गुण स्वभाव धर्म से। ठीक है ना? उसमें से रूप और गुण इंद्रिय गोचर है और स्वभाव और धर्म ज्ञान गोचर। एक वस्तु को पहचानने के लिए ज्ञान गोचर इंद्रिय गोचर विधि से प्रमाणित होती है। प्रमाणित होना इंद्रिय मूलक विधि से होती है ना? इंद्रियों के माध्यम से होता है। ज्ञान मूलक भी इंद्रिय गोचर भी दोनों का दोनों इंद्रियों के द्वारा संप्रेषित होता है। संप्रेषित होने से सामने वाला जो सुनता है समझने के लिए ज्ञान गोचर तक अपने को पहुंचाता है, तभी वस्तु को पहचानने वाली बात आती है। यही साक्षात्कार अनुभव के लिए अवसर बनता है। एक दूसरे के बीच में अनुभव का रास्ता ऐसा बनता है। इस रास्ता जितना ज्यादा सुगम होती जाती है, संसार में उतना ही ज्यादा उपकार होता जाता है। ये जितना संकीर्ण होता है या रास्ता बंद हो जाता है, उतना ही भयभीत होने की जगह में आ जाता है। अभी जो है ना, भयभीत होने वाली जगह में आ चुके, आए हैं ना कि नहीं? बाबा जी, तो पूरकता और उपयोगिता को थोड़ा सा और ये करके फैला कर पूरकता उपयोगिता और इसमें स्थिति गति किस तरह से देखते हैं? हर वस्तु अपने में संपूर्णता पता लगता है। संपूर्णता के साथ उपयोगिता पूरकता होती है। उपयोगिता का मतलब है अपने में नियंत्रित रहने के रूप में एक उपयोग। नियंत्रित रहना एक उपयोग है। इसको थोड़ा और नियंत्रण के आधार पर पूरकता की बात है, तो पूरकता ये आता है विकास के रूप में पूरक। विकास क्रम रखा है। इस ढंग से हर परमाणु अपने उपयोगिता पूरकता को पूरा करता। अपना उपयोगिता निश्चित है, उसका आचरण के रूप में। हर वस्तु का अपना आचरण है और उपयोगिता जो है आचरण के रूप में निश्चित। ठीक है ना? उस ढंग से वह पूरकता जो होगी परिवर्तन के रूप में रहे। ठीक है? इन पूरकता विधि से वे जो है ना, आज जो है ना 2 अंश की रहते हैं, कल 5 हो सकता है। इस तरह से कल पूरकता के बारे में इस आधार पर एक अपने में व्यवस्था हुई आचरण के रूप में। समग्र व्यवस्था में भागीदारी का संभावना से बनाई जाता है। इस ढंग से पूरकता उपयोगिता को पहचाना जाता है। ये पदार्थावस्था की बात है। और प्राणावस्था की बात आती है तब वो जो है ना, और उसमें भी पूरकता उपयोगिता होती है। जैसा पानी, यौगिक विधि से पानी, और ये जो है ना संसार के लिए प्यास बुझाने के रूप में पूरक है, और ये अपने आचरण के रूप में उपयोगी है। कैसा आचरण? पानी के रूप में उपयोगिता से संपन्न रहता है वस्तु अपने उपयोगिता से संपन्न रहता है। क्या? आचरण के रूप में। आचरण क्या है? तो पानी का आचरण है जो प्यास बुझाना। प्यास बुझाने के रूप में रहना उपयोगी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अच्छा, पदार्थावस्था से ज्यादा उपयोगी सिर्फ समझ में आ गया। पदार्थावस्था में एक परमाणु का उपयोगिता को पहचानना आचरण के रूप में आ गया। पानी अपने आचरण रूप में प्यास बुझाने वाला ज्यादा स्पष्ट होना। जीव में भी वैसे, जीव में आते हैं, इससे ज्यादा स्पष्ट हो गया। हर जीव एक जीव अपने उपयोगिता को अपने वंश के अनुसार स्पष्ट करने के मतलब आचरण, वंश के अनुसार आचरण को स्पष्ट करते हैं।
कोई ट्रेनिंग के बिना, ठीक है ना। मनुष्य के पास सारा ट्रेनिंग होते हुए अपने आचरण को पहचाना ही नहीं, कितने बड़ी बड़ी बात। सारा ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करके। बाबा एक सेकंड, ये उपयोगिता जो है वो आचरण के रूप में है। हाँ। जैसे पानी में आपने बताया, पानी का आचरण जो है प्यास बुझाने के अर्थ में वो उपयोगी है। उसी तरह जीवों का जो आचरण है उनके वंश के अनुरूप है उपयोगी, और वो उस अर्थ में उपयोगी है। और मानव का आचरण जो है वो ज्ञान के के रूप अनुरूप में है, उसे उपयोगी। इसी तरह से पूरकता जो है वो आप किस तरह बता रहे हैं? पूरकता को बताया जो अपने जागृति के रूप में मानव पूरक है। जागृति के रूप में मानव पूरक है। मानव जो है ना व्यवस्था है, पूरक है। हाँ, ठीक है ना। तो हर जो स्थिति, हर अवस्था या जो भी कहें, उसमें हर अवस्था में जो पूरकता जो है अपने से कम विकसित के लिए पूरकता है और अपने से अधिक विकसित के लिए उपयोगिता है क्या? हाँ, ऐसा देख सकते हैं। पिछले बार यही बताया था ना। हाँ। अब मानव के साथ में ना उससे अधिक उपयोगिता के बारे में बनता नहीं है। मानव में मानव के साथ ही उपयोगिता की बात आ गई, ठीक है ना। क्या उपयोगिता? मानव जो है ना जीव चेतना से मानव चेतना में होने के लिए उपयोगी है। जैसा अभी अपन कर रहे हैं, अपन जो है ना मैं देखा ज्ञान मानव चेतना को, अभी आप लोग उसको अपनाने के लिए कोशिश कर रहे हो। मेरा उपयोगिता सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? मानव मानने के लिए उपयोगी है। मानवता प्रकृति को संरक्षित करने के रूप में पूरक। क्या बात हुई? मानवेतर प्रकृति के साथ मैंने संरक्षण विधि से नियंत्रण रूप में पूरक है। मानव के साथ जो है ना मैंने इससे चेतना ज्ञान विधि से उपयोगिता सिद्ध हो जाती, ऐसा इधर पूरकता सिद्ध हो जाती। इस ढंग से बाबा ये रूप गुण स्वभाव धर्म की जो साक्षात्कार की जो बात अभी आपने समझाई, ये मतलब पूरे अस्तित्व में जितनी इकाइयां हैं, ये सभी इकाइयां इसी अर्थ में है। मतलब रूप गुण स्वभाव और धर्म, मतलब इनमें ये चीजें हैं और इसमें से जितनी भी अवस्था है, उन अवस्था के जो है स्वभाव और धर्म ऐसा ही है, ये पूरा स्पष्ट होता है। पूरा स्पष्ट होगा। तो स्वभाव और धर्म जो है ना पूरकता उपयोगिता के रूप में होता है। स्वभाव और धर्म ही आचरण में होता है। प्रभाव जो है ना पूरकता के रूप में चले जाते हैं। श्यामबाई झाड़ू पोछा करेगी। उपयोगिता जो है व्यवस्था के रूप में ही है, ठीक है ना। और पूरकता जो है ना इसके संरक्षण में नियंत्रण के रूप में। संरक्षण भी है, नियंत्रण भी है, दोनों विधि से पूरक। हर वस्तु में नियंत्रण होता है। क्यों? नियंत्रित रहना दूसरे के लिए पूरक। ये हमको क्रिया रूप में समझ में आता है। हाँ? मतलब ये जो क्रिया है, ये क्रिया रूप में हमको समझ में आता है। वही तो क्रिया रूप में ही नियंत्रण समझ में आएगी। नियंत्रण के आधार पर दूसरों के लिए हम पूरक हो जाते हैं, उपयोगी हो जाते हैं स्वयं के लिए। तो ये मतलब कहा जाए, अभी जो बात हुई रूप गुण स्वभाव और धर्म और पूरकता उपयोगिता और अवस्थाओं की, ये एक प्रकार से सहअस्तित्व के लिए हो गया। वही बात। और
जीवन का मतलब इसमें कैसे साक्षात्कार? जीवन का भी वैसे ही है। सहअस्तित्व के अर्थ में ही पूरकता उपयोगिता सिद्ध होता है। अच्छा। सहअस्तित्व को छोड़ करके किसी पूरकता को भी पहचाना नहीं जा सकता, ना उपयोगिता को। ठीक है ना? तो इसमें मतलब जीवन उस ढंग से कहाँ पहुंचे अपन? वो बने सहअस्तित्व विधि से व्यवस्था के अर्थ में पूरकता उपयोगिता सिद्ध हुई। नहीं तो इसमें जीवन समझ में आती है, मतलब आप जीवन का होना ये मतलब इसमें समझ में आती है। हाँ, सहअस्तित्व के साक्षात्कार में जीवन समझ में आती है। हाँ, सहअस्तित्व विधि से तो जीवन समझ में आता है, नहीं तो जीवन काय को समझ में आएगा? दूसरे विधि से आता ही नहीं है। सहअस्तित्व विधि से क्या है? विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, चारों भाग आ गए। विकास क्रम विकास जो है ना परमाणु में ही होता है। जागृति क्रम जागृति जीवन में ही होती है। जीवन में एक परमाणु, इतने ही बात। ओहो ओहो, हाँ, बाबा थोड़ा यहाँ सफाई करना चाहते। वो ठीक है। जबकि ये बात श्रेष्ठता की बात हो चुकी है। हाँ बाबा, एक बार पहले हो चुकी है और एक बार हो जाएगा। हाँ बाबा, ये वाला कर लेते हैं। तो पहला मुद्दा है बाबा, मानव में श्रेष्ठता को स्वीकार करने की विशेषता है जो जीवों में भिन्न है, जीवों से भिन्न है। मानव मेधस में ऐसी क्या खासियत है जिससे जीवन द्वारा विचार और इच्छा का स्पष्ट प्रसारण कर पाता है? यदि मेधस रचना केवल जीवन के संकेतों को ज्ञानवाही तंत्र द्वारा प्रसारण ही करता है और उसमें कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होता, तो मानव मेधस में ऐसी क्या विशेषता आ गई जिससे ये जीवों में संभव नहीं हो पाया? तो ज्ञानवाही, इसका इस प्रश्न को दूसरे रूप में ज्ञानवाही तंत्र का क्या स्वरूप है? ठीक है, खाना लग गया। प्रश्न तो पूरा नहीं बना। ज्ञानवाही तंत्र है आपके अनुसार? मानव में ज्ञानवाही तंत्र जो है माने मेधस तंत्र ही एकमात्र है और बाकी सब है। बाकी सब भी है। बाकी सब में क्या चीज है? क्रियावाही तंत्र है, ज्ञानवाही तंत्र है और जीवन उसको चलाता है। इतने कॉम्बिनेशन में बात होगी। हाँ। और मेधस तंत्र में क्या विशेषता हो गई पूछ रहे हो तुम? रचना मानव में क्या विशेषता है? हाँ। जो कि कौन सा विशेषतावश ये घटित हो गई है, जो विचार तंत्र, ज्ञान तंत्र है ना, निर्णय तंत्र और प्रकृति के साथ जो क्रिया कार्यकलाप तंत्र, ये कैसे आ गया? ये बात को पूछना था। हाँ, ठीक है, ये प्रश्न ठीक होगा। प्रश्न थोड़ा बाबा खाना लग गया दीदी। हाँ ठीक है, इसको पूरा कर लो ना। और जो होगा वो सब पूरा। प्रधान पूर्वक ये पाया है तो उसके हिसाब से मानव की शिक्षा के लिए मानवीयता को समझने की जरूरत है, तभी शिक्षा का मानवीयकरण हो सकता है। पल्ले हो जाते हैं, है ना? तो अब वो व्यक्ति वापस जाता है ना, आपकी बात को करता है तो दिखता है कि ये खाली शिक्षा में नहीं है, तो हर जगह में जाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। रहन सहन के तौर तरीके में इसको करना पड़ता है, परिवार की व्यवस्था के अंदर इसको करना पड़ता है। तो जगह जबकि हमने शुरुआत उस व्यक्ति ने जो थी वो केवल शिक्षा से की थी, ये पूरे के पूरे जगह में आके बैठ जाता है। वैसे ही है। शिक्षा से पूरा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, पहले उसको चर्चा किया जाए। शिक्षा से हम जो है ना, शरीर से लेकर मन तक, मन से लेकर अनुभव तक, अनुभव से लेकर व्यवहार तक, व्यवहार से लेकर व्यवस्था तक, सब जगह में शिक्षा पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना है, पहले तय कर लो। पहुंचाना है तब तो अपना ठीक है, नहीं पहुंचाना है आप जो कर रहे हो वो ठीक है।
क्या बात। हाँ बाबा ये ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ना, ये थोड़ी सी खसके हैं, इसके पहले वाला भी खसके हैं। वैदिक विचार की शिक्षा में भी ये माना है 64 कला। 64 कला में चोरी नारी सब है, बहुरूपिया सब है, क्या बात, ठग वग सब कला है। उसी के आधार पर कृष्ण को 16 कला बताया। रंगरली को जब कला बता रहे हैं, ये क्या मतलब है? ठीक नहीं हो। क्या होगा, कैसा होगा, कहाँ से क्या चीज होगी? ठीक है ना? तो अभी वो सबको अपन क्या कर रहे हैं, साइड ट्रैक किए। ये सब वादाग्रस्त बातें हैं, अपन काय को उसमें उलझे रहो भाई, ठीक है, स्टैच्यू ठीक। मानव का अध्ययन नहीं हुआ, ये पॉइंट आउट हो। मानव का अध्ययन प्रस्तुत कर देते हैं। जरूरत है कि नहीं, पहले तय कर लो। जानवर का अध्ययन से आपका काम चलता है तो चला रहे, वो हो चुका। नहीं चलता है तो मानव का अध्ययन कर लो। ठीक है, ये बात हो गया। वॉइस ठीक हो गई, ये ठीक हो गया। लोहारी भाषा है, हाँ ये सोनारी भाषा ना हो। लोहारी भाषा। लोहारी भाषा, हाँ ठीक है ना? हाँ तो मुख्य मुद्दा अपन ये सब कुछ सेट किया। हाँ वो अवतार, ये पंचायत, वो पंचायत, वरदान, शाप, ये सब वो रखे, सब कुछ रखो। हमारा तरफ से 2.25 रुपया की फूल माला ले जाओ। हमारा कोई कमेंट नहीं, उसमें आदमी नहीं मिला, इतना भर चेक कर दिया। आपको बुलाया जा रहा है। इन सभी प्रपंच जितने भी बकवास किए हैं या वेद सुनाए हैं, बकवास और वेद ज्ञान, वेद ज्ञान है धातु से, है ना? उसके बाद वेदांत का ज्ञान का रास्ता। अब क्या ज्ञान, अंत होने वाला क्या चीज ज्ञान हो? इसका नाम वेदांत क्यों रखा था? वो तो बता रहे हैं ना रे, उसका व्याख्या ऐसा बनता है। वेद माने वेद, वेद का मतलब है वेद ज्ञान है धातु से, ज्ञान, है ना? ज्ञान का अंत ऐसे क्यों बोल दिया? ज्ञान कहाँ से अंत होगा? कुछ ऐसा अंत होता है तो ज्ञान क्या चीज है? किसको ज्ञान चाहिए? आप ये सब कथा भारत को देख करके उसमें प्रोफेसी करने की तो बातें नहीं करती। उसको उस स्थिति में क्या किया जाए? सम्मानजनक फूल चढ़ा दिया, रखो, ठीक। क्या करोगे? ठीक है। एक्चुअली प्रोफेसी वर्ड जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। प्रोफेसी वर्ड जो है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम किसी भी चीज की प्रोफेसी करते हैं, उसका मतलब हम उसका प्रतिपादन करते हैं, हम उसको समर्थन करते हैं। और समर्थन को प्रोफेसी कहते हैं, प्रतिपादन नहीं। हाँ, समर्थन को प्रोफेसी कहते हैं। हम इस बात का समर्थन करते हैं, ये है वकालत। वही वकालत। अभी जो है ना, हम जो है ना विगत की वकालत को हम क्यों नहीं स्वीकार है? इसमें जो कंफ्यूजन है वो गांठ खुलते ही नहीं। उसमें क्या किया जाए? उसके लिए क्या किया जाए? और विद्वानों का जो माना हुआ लोग हैं, विद्वान मानते हैं, वो जो जिसके मान्यता के आधार पर यह शास्त्र सब जिंदा है, ऐसे लोगों से बात करते हैं तो शास्त्र जो है ना वो ठीक है, शास्त्र को नकारा नहीं जा सकता। तो फिर इसको क्यों प्रशंसा कर रहे हो? हमारा कहा हुआ को क्यों प्रशंसा करते हो? ये ठीक लगता है पर प्रशंसा करते हैं। हमको जो ठीक लगता है उसको प्रशंसा करते हैं।
मानते क्यों नहीं है? पहले से जो चला है उसी को हम मानेंगे। अब विद्वता क्या होगा? कौन सा विद्वता है भाई? सही बात है बाबा। काफी परेशानियों से घिरा है आदमी, इसमें तो है। वो सबको समझ करके अपन एक रास्ता छोटा सा निकालिए। क्या चीज? अपने जिम्मेवारी से बात करो। वही ठीक है बाबा, वही ठीक है। किसी का वैसाखी को मत पकड़ो। सही बात है। क्या? वहां से शुरू, वहां से शुरू करने से यहाँ तक अपन पहुंचे। क्या हो गए? ये जो पूरा का पूरा ये शिक्षा की भी बात हुई, संविधान की बात हुई, व्यवस्था की बात हुई, आचरण की बात हुई। चारों भाग में पूरा का पूरा आपको मिल गए हैं अध्ययन के लिए वस्तु। हाँ, वो पूरा है नहीं पूरा है ये आगे की बात है। ये चारों भाग का प्रपोजल तो हो गए। बात ये चारों भाग का प्रपोजल तो हो गए। ये आगे की बात है। हाँ बाबा, जो लिखे हैं है उसमें लग गया। हाँ बाबा, लग गया। क्या था? हाँ बाबा, ये मानव में श्रेष्ठता को स्वीकार करने की विशेषता और मानव में ज्ञानवाही तंत्र का कार्य रूप। हाँ, के साथ अपने को जीव मानते हुए जिया। चार विषयों के साथ जीव मानते हुए जिया। और कुछ दिनों बाद कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रतावश पत्ता गित्ता के झाड़ मकान बनाना सीखा। और उसके बाद झोपड़ी गिपड़ी बनाया। और उसके बाद कबीला की भी घर बना लिया। तब तक में इनमें ये कल्पना हुई तो जीवों से अच्छा हम जीना। इसके बाद मानव अपने को पांच संवेदनाओं के साथ जीना मान ली। तीन विषय रहा, चार विषय रहा ही, उसके बाद पांचों संवेदनाएं शामिल हुई। इस ढंग से मानव जीता हुआ संवेदनाओं के साथ, संवेदनाओं को एक प्रकार से राजी करने के अर्थ में, संतुलित बनाने के अर्थ में ये जीता रहा। जी, अभी तक ऐसे ही जीते आया, इससे आगे जीना नहीं बना है। इस बीच ईश्वरवाद ज्ञान के प्रति सुझाव प्रस्तुत किया। ज्ञान के प्रति, ज्ञान संपन्न होने के लिए सुझाव प्रस्तुत किया। इस सुझाव में परेशानी आई, ज्ञान जो है ना व्यक्त है और अनिर्वचनीय है, ये कह करके बंद हो गई। इसमें ज्ञान की अपेक्षा मानव के पास रहा है। सर्वप्रथम चार विषयों का ज्ञान को ही ज्ञान माना, उसके बाद पांच संवेदनाओं को ज्ञान। अब इसके अलावा ज्ञान है ऐसा ही एक स्मरण दिलाया ईश्वरवाद। किंतु ज्ञान क्या है वो उसको अपने को परंपरा में पहुंचा। इस ढंग से मानव आज तक संवेदनशीलता के उनके आधार पर संवेदनाओं को संतुलित बनाने के लिए और जीवों से अच्छा जीने के लिए ये तो बात चार विषयों से संवेदनाओं को श्रेष्ठ माना। एक श्रेष्ठता की गति है। इन दोनों स्थितियां जीव चेतना विधि से ही चली। जीव चेतना विधि से चलने के बाद संयोग से मानव ने जैसा भी जिया
और उनके लिए जो कुछ भी कर पाया उससे धरती बीमार। अभी जो प्रस्ताव ये आ रही है, जो अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन विधि से ये प्रस्ताव प्रस्तुत हो रही है, मानव चेतना के वो गति आवश्यक है। मानव चेतना के स्वरूप को अभी स्पष्ट करने योग्य हो। ज्ञान व्यक्त होने वाला है, अभी शुरुआत की। पहले अव्यक्त है ज्ञान, ऐसा माना गया। अभी व्यक्त होता है, इस बात पर आ गया। जब मैंने जैसा विषयों का विषय ज्ञान व्यक्त हुआ और संवेदनशील ज्ञान व्यक्त हुआ, वैसे ही मानव चेतना ज्ञान भी व्यक्त हुआ। ऐसा शुरुआत की। शुरुआत में क्या, इसमें तुलनात्मक विधि से ये प्रश्न स्पष्ट हुए। जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ है, मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठतर है, मानव देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठतर है। इसको हम पहचाने। इन पहचान के आधार पर चेतना विकास नाम की एक प्रस्ताव है। चेतना विकास में यही मानव चेतना में संक्रमित होने की आवश्यकता प्रस्तुत की। ये श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हुए ये बताया, मानव चेतना में चेतना विधि से जीने से अपराध मुक्ति होती है। मानव अभी तक इससे 4 विषय 5 संवेदनाओं के साथ इन चेतना के साथ जीते हुए अपराध करने का फल, अपराध करने का प्रमाण, ये पूरा का पूरा धरती बीमार होने के स्वरूप में आई। उसके लिए परंपरा के रूप में पता चला, हर एक देश के परस्परता में एक सीमा सुरक्षा नाम की बात कह रहे हैं। उसमें वो असुरक्षा की ही स्वरूप में बनी हुई। अभी उसको देखने पर पता चलता है, 2 बंदूक, 2 तोप, 2 मिसाइल, ऐसे जितने भी सामरिक तत्व हैं, वो दो भाग में बटे रहते हैं। दोनों कहते रहते हैं हम चलेंगे। इस प्रकार के इसको सीमा सुरक्षा माना जाता है, जबकि असुरक्षा के स्वरूप में ही आज तक बनी हुई। ये हर व्यक्ति इसको समझ सकता है। तो इस विधि को समझने के बाद पता चलता है, ऐसा सामरिक तंत्र में व्यस्त होने से और मानव जो है ना, सुविधा संग्रह के चक्कर में आने से, सुविधा संग्रह का तृप्ति बिंदु ना मिलने से, सुविधा संग्रह की तृप्ति बिंदु ना मिलने से और सुविधा संग्रह को कहीं सीमित करना नहीं बना। इस ढंग से सुविधा संग्रह को सीमा ना होने से और सामरिक तंत्र की आवश्यकता बढ़ जाने से, धरती ही एकमात्र स्रोत होने से धरती के साथ अपराध बढ़ता गया। इस ढंग से धरती के साथ अपने अपराध बढ़ना धरती बीमार होने का कारण। उसको ऐसा समझा गया है, धरती में अपने आप में जो बनी हुई कोयला, जिसमें कोई इंजीनियर बनाया नहीं है, कोई डॉक्टर बनाया नहीं है, कोई विज्ञानी बनाया नहीं है, कोई ज्ञानी बनाया नहीं, ऐसे कोयला को अपहरण करना, वो कोयले से निर्मित तेल, खनिज तेल को अपहरण करना और उसके साथ जितने भी ये विकिरणीय धातुओं को अपहरण करना, धरती से ये अपराध, धरती के लिए अपराध हुआ और उसको उपयोग करना प्रदूषण के रूप में मानव के लिए घातक हो गया। इस ढंग से धरती बीमार होने से भी मानव के लिए खतरा पैदा हुआ है और प्रदूषण होने से भी मानव के लिए खतरा पैदा हुआ। इस ढंग से देखने से पता चलता है, आज आगे पीढ़ी के लिए हम खतरा पैदा किया है। हम तो अपराध किए, ठीक है, आगे पीढ़ी तो कोई अपराध किया नहीं रहता,
उनके लिए कोई सुविधा ना दे, सुविधा को ना पैदा करते हुए खतरा पैदा करके रखे, ऐसा पता लगता जी। ऐसा पता लगने से इसके साथ ऐसा सोचना बनता है कि ये जो है ना गलती हो गई, ये जो इस प्रकार की खतरा पैदा करना ये गलती हो गई, ये भी पता लगता है। गलती स्वीकार होता है, गलती से मुक्ति पाने की आवश्यकता महसूस होती है। उस स्थिति में जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित होने की प्रस्ताव रखा। ये प्रस्तावना मध्य अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन विधि से आई। यह मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्व नाम से, सहअस्तित्ववाद नाम से प्रस्तुत है। इसका अध्ययन आगे इसका अध्ययन यथावत किया जा सकता है जिससे मानव परंपरा अपराध मुक्ति, अपना पराया, दीवाल से मुक्ति पा सके। अपना पराया देखिए दीवाल के आधार पर, और धरती के साथ अपराध करने के पक्ष में ही सारा कुकृत्यों को आदमी ने सीखा है और उसको वैध माना है। हर कुकृत्यों को वैध मानते हुए चलता है। जैसा व्यापार में शोषण होता ही है, उसको वैध माना गया है। नंबर 1, तो धरती के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए, और धरती के साथ ये सब चीज को, धरती के साथ ये काला पदार्थ के बारे में हम पढ़ाते ही हैं कि काला पदार्थ में ऊष्मा हजम होता है, ये हम पढ़ाते हैं। और ऐसे काला पदार्थ रूपी कोयला को हम अपहरण करते हैं। हमें आगे पीढ़ी को ये पढ़ाया करते हैं काला पदार्थ ऊष्मा को हजम करता है, कि उसी काला पदार्थ रूपी कोयला को हम अपहरण करते हैं। इस प्रकार की मानव कितना दोगला है ये पता चलता है। इससे दोगला का मतलब हम अपराध ना करना है, ऐसा हमारा मानव का स्वीकृति है। किंतु अपराध किए बिना रहा नहीं जा रहा, इसी का नाम है दोहरा व्यक्तित्व। इससे अपराध से बाज आने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। बाबा, ये वाला बात आपकी पूरी आ चुकी है, मतलब पहले भी ये आ चुकी है। हाँ, इसमें विशेष रूप से ये समझने का प्रयास कर रहे थे हम कि जीवन में जो है एक चैतन्य क्रिया है, जीवन चैतन्य है, और मेधस जो है वो रासायनिक रचना है ना। तो इसमें जीवन जो है वो मन के, मतलब बाह्य परिवेश जो है मन, उसके द्वारा मेधस के ऊपर संकेत प्रसारित करता है ना। तो ये जो संकेत प्रसारित करने का काम है, फिर उसके बाद में ये किस प्रकार से होता है, पहला प्रश्न तो ये है। फिर दूसरा, ये जो जीवन का जो कंपन है वो किस तरीके से रासायनिक क्या कहेंगे उन्हें, रसों के कुछ ऊपर कैसा प्रभाव डालता है। हाँ, वो कैसे प्रभाव डालता है और कैसे वो काम होता है उससे, ये समझना चाहते हैं। पहले कह चुके हैं बाबा, जीवन एक परमाणु है। ये तो बात आपको स्पष्ट हो चुकी है। ठीक। उसमें 61 क्रियाकलाप है। परावर्तन प्रत्यावर्तन विधि से 122 क्रिया। ठीक है। उसका गति मनोगति के बराबर है। मनोगति अक्षय गति, गणित से परे। ठीक है जी। मनोगति के समान चलता हुआ जीवन हर प्राण कोशावय के परस्परता के मध्य में भ्रमण करता रहता है। ठीक। उसका जो गति से बनने वाली जो वातावरण है वो तरंग को पैदा करता है। उसकी गति से बनने वाला वातावरण प्राण कोशाओं में एक तरंग को पैदा करता है। तो तरंग पैदा करने की आकार
मन के आकार के आधार पर होता है। मन जो है ना, जो मेथड पर जिस प्रकार की संदेश प्रस्तुत करना है उस तरीके की तरंग पैदा होता है। वो तरंग को पढ़ने वाला ये नसियां होते हैं, न्यूरॉन जिसको कहते हैं, वो सूक्ष्म तंतुएं पढ़ लेते हैं। ये जितने भी सूक्ष्म तंतुएं मेधस तंत्र में बनी हुई है उनमें ही अभ्यास है। इन अभ्यास के आधार पर पढ़ते हैं। जैसा चमड़े छूते हैं उसका स्मृति चित्त में ही है। विश्लेषण वृत्ति करता है उसका स्मृति को चित्त में ही इकट्ठा होती है। चयन मन करता है उसमें स्मृति को चित्त ही बनाए रखता है। मन ही आस्वादन करता है उसके बाद स्मृति को चित्त में ही बना रहता है। तुलन वृत्ति ही करता है, तुलन का स्मृति को वह चित्त ही बना के रखता है। ठीक हो गए। उसके बाद आत्मा अनुभव करता है उसके बाद स्मृति को चित्त में बनी रहती है। अनुभव का भी स्मरण वो चित्त में ही बनता है। जब आत्मा क्रिया के रूप में, बुद्धि क्रिया के रूप में कार्य करते रहते हैं, चित्त में ही कार्य भी और स्मरण भी बना रहता है। स्मरण क्रिया ही माना जाए। अब हम तो लिखे हैं स्मरण क्रिया, स्मृति क्रिया। ठीक है। और वृत्ति में तुलन वाला क्रिया होती है वो मौलिक है। चित्त में स्मरण क्रिया होती है वो मौलिक। और उसके साथ इससे भी मौलिक है तो चिंतन है। चिंतन के बाद बोध और अनुभव ही मौलिक क्रिया है, जिसके आधार पर हम जागृति को प्रमाणित करने वाली बात है। तो इस ढंग से मेधस तंत्र में कोई स्मृति का स्थान नहीं है। मेधस तंत्र केवल जीवन संकेतों को ग्रहण करता है और जीवन को अपने संकेतों को प्रस्तुत करता है। शरीर द्वारा जो कुछ भी घटनाएं घटती है उसका संकेतों को जीवन के लिए प्रस्तुत करता है और जीवन का संकेतों को स्नायु में स्वीकार करता है। उसके अनुसार शरीर कार्य करता है। शरीर में जो है शरीर का कार्य स्नायु के अनुसार होता है। हाँ बाबा। और भाषा को भी आपने चित्त में ही कहा है। स्नायु तंत्र के अनुसार मांसपेशियां काम करते रहते हैं। जी ठीक हो गया। मांसपेशी स्नायु तंत्र के संयुक्त रूप में हड्डियां काम करते हैं। इस ढंग से काम चल रहा है। तो भाषा जो है, भाषा भी चित्त क्षेत्र में ही बताया आपने भाषा को भी। तो भाषा में मतलब कई चीजें दिखती हैं। एक तो कि जो ध्वनि है, दूसरा वो ध्वनि का किसी वस्तु के साथ रिलेशन, और ये जो ध्वनि है इनका मतलब मिलन वो किस मतलब रूल के साथ मिलता है ना, तो जिसको ग्रामर कहेंगे। तो इसमें ऐसे 3 अलग अलग चीज दिखती हैं जिनका संयुक्त रूप को हम भाषा कह रहे हैं। या भाषा स्वयं में सर्वप्रथम एक लिपि, उसके पहले शरीर के विन्यास से भाषा, जैसा हम कहा ऐसा। इसमें कोई भाषा प्रयोग नहीं करता, ऐसा करता हूँ आपको ये वस्तु के ओर हमने आपको बता रहे हैं या आपको बोध होता है। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारा भाषा केवल शरीर क्रिया के रूप में जो भाषा होता है वो एक भाषा, उसमें बहुत दिन झेला है आदमी। अभी जो है ना बधिर और मूकों के साथ इसको झेला जा रहा है। मूक बधिरों के साथ इस प्रकार की शरीर का भाषा, शरीर विन्यास का भाषा प्रयोग किया जा रहा है जी। आप जानते ही हैं। ठीक है ना, ठीक बात है। उसके बाद शब्द को भाषा स्वरूप दिया।
शब्द को जब भाषा स्वरूप दिया, लिखने का आकार एक बने, अक्षरों का संयोजन से शब्द बना, शब्दों का संयोजन से वाक्य बना, वाक्यों का संयोजन से किताब बना। ये तो आपको समझ में आता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। उसको परंपरागत रूप में हर प्रकार की भाषाओं का अपने ढंग से लिखने की आकार है, उच्चारण करने की तरीका है और समझने की विधि है। क्या चीज को भाषा से हमको क्या समझना है उसका विधि है। इस प्रकार से इन तीनों मिलकर के भाषा प्रयोग सभी प्रकार की भाषाओं में चल रहा है। उसमें बहुत सारे भाषा लिखित हो चुके हैं, अलिखित भाषाएं रखे ही हैं। हम जहाँ शरीर यात्रा शुरू किया वहाँ संकेत भाषा नाम की चीज है, वो भाषा अलिखित है, वो लिपिबद्ध नहीं हुआ है। ठीक है। हाँ। इस प्रकार से हम कर्नाटक प्रांत में ये 10 या 12 ऐसा भाषाएं हैं अलिखित। अब भाषा का परंपरा है, सारे भाषा से अपना काम करते ही, जैसा आम आदमी सभी भाषा में लिखित भाषा में करता है वो सब वो भी करते हैं अलिखित भाषा में भी। इसमें किसको क्या तकलीफ है? भाषा के बारे में कोई किसी को तकलीफ है नहीं। अब भाषा का मूल वस्तु क्या है उसमें पांच, मानव भाषा का मूल आशय क्या है, क्या समझने के लिए भाषा है ना, कारण गुण गणित को समझना भाषा से। हर क्रिया का कोई कारण है, हर क्रिया में एक गुण है, हर क्रिया के साथ गणित का एक कुछ दूर तक संबंध। मानव क्रिया में कुछ दूर तक गणित कार्य करता है, उसके बाद करता नहीं, उसके बाद उससे गहराई में उससे ज्यादा गुण काम करता है और वो भी कहीं ना कहीं जाके चुप होता है। उसके बाद संपूर्ण क्रिया के साथ कारण ने संबंध रहता है। इसको देखा गया, इस आधार पर कारण गुण गणित समझ में आना, ये मानव भाषा। इसको हर भाषा में एक समानांतर वस्तु माना जा सकता है। ठीक है, क्या तो, आपको ठीक लगा है? हाँ बाबा। हाँ? हाँ, तो इसमें हाँ उसको पूरा कर लेंगे। तो मतलब ये जब ये कह रहे हैं कि भाषा चित्त में है, भाषा से रिलेटेड आपने अभी जो भी कहा ये सभी चित्त में ही है। और जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मतलब कोई इच्छा है जो चित्रित होता है और उसको मतलब आप मतलब इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो शब्दों भाषा के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। आपने किस आशय से ये भाषा प्रयोग किया हमको अनुमान होता है पहले, वो अनुमान जो है ना उस भाषा का अर्थ जो रहता है उसको छुया रहता है अनुमान। वो जो अर्थ जो है वो आप कुछ भी बोले, आपके साथ हो कुछ भी हो, वो किसी क्रिया को, किसी स्थिति को, किसी गति को, किसी फल परिणाम को इंगित करता है। ठीक है, वो हमारा कल्पना में आता है। वो कल्पना के अनुसार हम पहुंचते हैं कहाँ, वो वस्तु तक, माने किस अर्थ में आप किया वो वस्तु हो गई, घटना हो गए, वहां तक पहुंचते हैं तो वो अस्तित्व में वस्तु के रूप में ही मिलता है। घटना भी अस्तित्व में घटित होता है, वो घटित वस्तु है। ठीक है ना, और घटना होने वाला है वो अनुमान में आती है। ठीक है, घटना जो आचरण में रहता है माने वर्तमान में रहता है उसको हम समझ ही पाते हैं।
इस ढंग से कारण गुण गणितात्मक विधि से हम हर वर्तमान भूत भविष्य की घटनाओं को स्वीकार कर पाते हैं, उसके अनुसार श्रेष्ठता के लिए प्रयत्न करते हैं। नहीं तो जब जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ तो बोलने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है ये सब चित्त से मतलब मन तक चित्रित रहता ही है। अच्छा, ये शब्द चित्रित रहता है। हाँ हाँ, शब्द जो है चित्रण है। अच्छा, और बोलने के लिए जो इच्छा है हाँ, वो अपने में एक चित्रण, स्मृति से निकलती है। मतलब ये अपने में, मतलब बोलने की इच्छा एक चित्रण है और स्मृति से शब्द निकलती है। इच्छा जो है ना चित्र को प्रकट करने की है, होना वही बात वो है। इच्छाएं जो है जो स्मृति को प्रकट करने की प्रक्रिया है। अच्छा, ठीक है ना। स्मृतियों को प्रकट करने की है, अपेक्षाओं को प्रकट करने की, आवश्यकताओं को प्रकट करने की प्रक्रिया का नाम है इच्छा। और ये इच्छा का ही, ये स्मृति का ही प्रकटन है। स्मृति जो है ना, स्मृति को प्रकट करने की इच्छा। हाँ, स्मृति, अच्छा, स्मृति को प्रकट करने की इच्छा। स्मृतियों में जो बनी रहती है, घटना रहती है, प्राप्ति रहती है, अपेक्षा रहती है, कुछ प्राप्तियां रहता है वो स्मृति है, कुछ घटनाएं घटी रहती हैं उसका स्मृतियां हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं उसका स्मृतियां। तीनों प्रकार की स्मृतियां। मतलब मैं जब भी बोल रहा हूँ ये जो आप कुछ भी बोलिए, कोई शब्द बोलिए। बाबा, मामा का घटना घटित है, इसीलिए मामा का स्मृति है आपके पास। आपके मामा को आपने देखा है, मामा को संबोधित किया है, मामा के साथ आप बातचीत किया है, मामा का होना आपका पास स्वीकार है, तो स्वीकारने से ये इतने बात जो है ना आपके स्मृति में बनाई, इसीलिए मामा शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। अच्छा, तो ये चित्त से वृत्ति, वृत्ति से मन और मन से मुंह तक आकर फिर शब्द निकला। चित्त से वृत्ति, वृत्ति से मन, मन से मुंह, मतलब मेधस पे संकेत प्रसारण होकर मुंह से ये शब्द निकलता है। केवल गले से लेकर जैसा कि स्नायु से गल तंत्र तक आ गया, स्नायु से प्रवाहित होकर के गल तंत्र तक आ गया। गल तंत्र जो में है जो है ना, हलचल पैदा हुआ। पूरा स्वर ग्रंथि जिसका नाम है, स्वर ग्रंथि में ये स्पष्ट हुए, विश्लेषण हुआ। आपका जो उच्चारण का जो स्पष्टीकरण स्वर ग्रंथि में स्पष्ट हुआ। स्वर ग्रंथि के बाद, स्वर ग्रंथि का संघर्ष के बाद तो गल ग्रंथि के साथ टकरा करके ओठ, जीवा, तालु, ओठ, जीव, तालु का योग फल में शब्द जो है ना बन करके उदूर सोन तक पहुंचते हैं। इतनी ही बात होती है। स्वर ग्रंथि किसे कहते हैं बाबा? है? स्वर ग्रंथि किसे कहते हैं? जो हम उच्चारण करते हैं, गले में एक बहुत छोटी मांसपेशियों का एक ग्रंथि है, वो ऐसा माइक जैसे हालती है। हाँ। वही तो उसी के आकार में तो माइके बना है। अच्छा। ठीक है ना। इतना सूक्ष्म मांसपेशियों का परत बनी है, वो हलनसार हो जाता है। किससे? हम जो शब्द चाहते हैं, चाहत के साथ जो वो बही है, स्वर ग्रंथि को छुआ है, उसमें हलने लगता है। वो हलनसार अपना एक शब्द बनता है, शब्द ध्वनि बनता है। वो ध्वनि का आकार गला, गलतंत्र है ना। उसके बाद जो है ना उसमें आ जाते हैं जीभ, ओठ और तालु, दांत। इन चार वस्तुओं के संयोग से बढ़िया स्पष्ट उच्चारण करते हैं, बढ़िया स्पष्ट उच्चारण करते हैं। बहुत सुंदर बाबा।
इस प्रकार के काम करते रहते हैं। इसको कैसे रोका जाए? कोई भी भाषा, अच्छा ऐसा जो स्पष्ट उच्चारण करते हैं, तब हमको हमारा भाषा को सुन करके सामने में आदमी ये पहचानता है आप किस बात के लिए शब्द प्रयोग किया, नाम प्रयोग किया, यह स्वीकारता है। वो मूल में, वो अस्तित्व में वस्तु है। किस आशय से आपने जो शब्द का प्रयोग किया, उसको हमने क्या नाम दिया? वो नामकरण है, किसी का नाम लिया, घटना का नाम, क्रिया का नाम, ठीक है ना, फल का नाम, परिणाम का नाम, अपेक्षा का नाम, किसी का नाम ही लिए हो, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते आप। हमने जो बताया, किसी का नाम लेने के अलावा आप शब्दोच्चारण कर ही नहीं पा रहे। वो यदि करते हैं, उसका नाम हुआ स्वर, कर सकते, इसका कुछ नहीं, कोई नाम नहीं, उसका नाम है स्वर। स्वर को संगीत के साथ जोड़े, अच्छा सुनने की जैसा होता है, उसको जो है 21 स्तर में पहचाना। क्या सुना? 21 स्तर में पहचाना, 21 ध्वनि से पहचाना, 21 प्रकार की ध्वनि, 21 स्तरीय ध्वनि में पहचाना, उसको संगीत में प्रयोग किया जाता है, आज भी किया जाता है। इससे ज्यादा आदमी क्या करे बताओ? सारा का सारा झंझट जो है वो राजगद्दी, शिक्षा गद्दी, व्यापार गद्दी, 3 से उदय हुआ। राजगद्दी सीमा सुरक्षा की झंझट में सारा कुकर्म को विधि माना। तो जो शब्द जो हुए, ये फिर 2 प्रकार के समझ में आते हैं। एक भाषा के रूप में, स्वर ध्वनि के रूप में। ध्वनि की, हाँ, मतलब भाषा, और भाषा में अर्थ होता है, ध्वनि में श्रवण भर होता है, सुश्राव्य नाम है, सुनने में अच्छा लगने के अर्थ है ध्वनि में। ध्वनि और भाषा में अर्थित नहीं। ठीक हो गए? हाँ, और 2 प्रकार के शब्द हो गए। एक तो वो शब्द जो जैसे कि ध्वन्यात्मक, अर्थात्मक। पहले वाला क्या बोला? अर्थ संगत, हाँ, ध्वनि संगत। ध्वनि संगत। ध्वनि संगत संगीत के लिए उपकार हुआ, ठीक है ना। अर्थ संगत जो है ना, वही दर्शन, विचार, शास्त्र के लिए अनुकूल हुआ। इस ढंग से भाषा मर्यादा बनी। और अर्थ संगत में मतलब 2 प्रकार के, एक तो कि जो बोलने वाला या जिसको बोल रहे हैं उसके स्मृति में है, और दूसरी जो है जैसे कि ज्ञान शब्द हो गया, मतलब ज्ञान गोचर से रिलेटेड जो भी जिसके लिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जिसका क्या आशय क्या है समझ में नहीं है। बाबा, मैं ये कह रहा हूँ कि शब्द अर्थ संगत जो भाषा है, मतलब जो शब्द है, इसमें भी 2 प्रकार के हुए। जैसे कि स्मृति की कोई वस्तु, या स्मृति में जो कोई भी एक वस्तु है, स्मृति में जो है उसको इंगित कराने के लिए एक शब्द, उसको भाषा देता है, उसको भाषा। और दूसरा जो है जैसे अपेक्षा है, अच्छा, उसके लिए भाषा। अच्छा, जैसे कि ज्ञान हुआ, हाँ वही, हाँ, ज्ञान जो है ये ना, अपेक्षा हुआ। ज्ञान जो है ना स्मृति में है, ज्ञान को बोध कराने की अपेक्षा, ज्ञान को स्पष्ट करने की अपेक्षा में भाषा, संप्रेषित करने के अर्थ में भाषा, अभिव्यक्त करने के लिए भाषा, प्रकाशित करने के लिए भाषा। तो ज्ञान शब्द जो है ये स्मृति में है, मगर आप जब ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हो, वो जो अर्थ को आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, उसको इंगित करा रहे हैं बस। और उसको सुनकर मेरे में जो ज्ञान शब्द जो है, हाँ, उससे मैं उसी अर्थ को देखने का प्रयास करता हूँ। उसको समृद्ध बनाने की अपेक्षा आप में है, और इसी अर्थ में आप परिभाषा को भी प्रयोग करते हैं। एक दूसरे के साथ ज्ञान चर्चा। यदि ज्ञान स्पष्ट होने के अर्थ में या
सहमत होने के अर्थ में, प्रमाण के अर्थ में, 3 अर्थ में ज्ञान का चर्चा होती है। स्पष्ट होने में परस्पर प्रमाण माने वर्तमान है या अपेक्षित है, 2 बात हो गई। परस्परता में ज्ञान वर्तमान में प्रमाणित है, प्रमाणित नहीं हो तो प्रमाणित होने की अपेक्षा है, इसके अर्थ में ज्ञान की चर्चा करते हैं, है ना। दूसरा, ज्ञान जो है ना हमारे में पूरा नहीं है, आपके पास पूरा है, ये हमारे में पूरा होने के लिए हम स्वीकारते हैं, पूरा होने के लिए आप प्रस्तुत करते हैं। इसमें क्या तकलीफ है आप बताओ? ठीक हुआ? यहाँ तक ठीक हुआ? ज्ञान चर्चा के मुद्दे में पर्याप्त है ना? और आगे बाबा, ये जो भूलने का जो काम होता है तो उसमें क्या होता है तात्विक रूप में? भूलने में तात्विक रूप में क्या होता है? भूलने में, हाँ भूलने में जिसको हम प्राथमिक नहीं समझते हैं, हाँ मूल्यवान नहीं समझते हैं, हाँ। वो सब भूल में जाता है, अनावश्यक समझते हैं। 3 अच्छा, अनावश्यक समझते हैं, उसको भूलने की प्रयास करते हैं हम, है ना। अनावश्यक ये जो मूल्यवान नहीं मानते हैं, वो उसके अनदेखी करते हैं, वो भी भूल में जाता है ना। जरूरत नहीं है वो तो भूलते ही, ठीक है ना। हाँ बाबा, ये अच्छा है बाबा। क्या बोल? जो अगर स्मृति जो है उसको प्रखर बनाने के लिए, किसको? आपने बताया स्मृति जो है हाँ वो जीवन का सत्व है। हाँ, जीवन में ही है, जीवन में ही है। हाँ। तो स्मृति को प्रखर बनाने के लिए क्या बनाने के लिए? स्मृति को प्रखर बनाने के लिए, स्मृति को प्रखर, हाँ, प्रखर बनाने के लिए भाषा नहीं है। भाषा कोई प्रखर बनाने का प्रोग्राम में नहीं आता है। क्या सुना? क्या प्रक्रिया में प्रवृत्त नहीं हो पाता है, वो उसके लिए पहुंचता नहीं। प्रखर होना है, ये आशय को जीवन व्यक्त करता है। स्मृति प्रखर होना है, इस आशय को प्रस्तुत कर पाता है, ठीक है। अच्छा, प्रखर होने की क्रिया के बारे में जोड़ते हैं, उसके लिए परंपरा में रखी हुई मणि मंत्र औषधि योग 4 युक्तियों से स्मृतियां प्रखर होते हैं, रोग दूर होते हैं। एक कहा है ज्ञान वर्धन होता है, स्मृतियां प्रखर होने से ज्ञान स्पष्ट होता है, ठीक है ना। ये ऐसा माना गया, ठीक है। ये गलत बाबा, जो ये प्रश्न जो है शायद उस तरफ से आ रहा है कि जैसे ब्राह्मी हम लेते हैं तो कहते हैं कि हमारी स्मृति अच्छी हो जाएगी ना। मैं औषधि में आ गए ना हो। हाँ, औषधि में आ गए। बड़ा मुश्किल है ये। ठीक है ठीक है। इस 4 भाग को छोड़ करके आप मनुष्य की कल्पना नहीं आता है। मणि मंत्र औषधि योग शब्द तरंगों से अपना स्मृति को प्रखर बनाओ, ठीक है ना। ठीक है, शब्द तरंगों से, इसका नाम है मंत्रोपचार, ठीक है। मणि है जो जैसा हीरा है, मोती है, ऐसे वस्तुओं को रखने पर स्मृति प्रखर हो जाए, ठीक है। मणि मंत्र औषधि, मणि से औषधि, जैसा ब्राह्मी है, शंख पुष्प है, ऐसे बहुत सारे औषधियां हैं। मेधस्तंत्र को एक अच्छी ढंग से परिष्कृत करता है। मेध से संबंधित बात की ये सब उपयोगी हो गई। प्रेरणा पाने के लिए मणि हो गई, मंत्र हो गए, ठीक है। औषधि जो है ना मेधस्तंत्र को शुद्ध करने के लिए हो गए। योग जो है ना पूरा शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हो गए। इस तरह से योग मणि मंत्र योग औषधि योग को श्रेष्ठ किया,
क्या बोला? मणि क्या किया बाबा? मणि, मंत्र, औषधि, योग, How do you इन 4 भाग से how do you रोग tell दूर the होता है, अज्ञान दूर होता है, ये जो स्मृति प्रखर रूप में व्यक्त होता Getting change the tape. है। इन प्रयोजनों को बताए हमारा आयुर्वेद में स्वीकृत है। ठीक है, चलो बाबा 1 मिनट इसको बदल देंगे। हाँ। मणि को किसमें बाबा मणि से क्या होता है? मंत्र से प्रेरणा? मणिया वही है, किरण श्रावी किरण ग्राही, इसी को मणि मानते हैं। ठीक है ना? इसमें प्रकृति में किरणों का दौड़ रहता है, ग्रहों से पहुंचने वाली किरण, विकिरणों का प्रसारण से किरण, इन दोनों दौड़ती रहते हैं इसमें प्रकृति की इसमें वातावरण में। इन वातावरण से उसको ग्रहण करने वाली क्रिया, वो उसी वातावरण में किरणों को मणि स्वयं शरीर की अनावश्यक बातों को ग्रहण करके किरण रूप में परिणत करके प्रकृतिकरण में विलय करता है। ऐसा क्रिया करने के लिए मणियों को पहचाना जाता है। लेकिन बाबा इसका जीवन से क्या